बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फराह सादिया और खुश आमदीद ब्रंच टॉक में। आपने जब भी पाकिस्तान टेलीविज़न से ऐसे प्रोग्राम्स देखे होंगे जिसमें खूबसूरत गाने हों, सेलिब्रिटीज़ हों, शोज़ हों, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको एंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत फुलफिलिंग लगे, तो उसके एंड में एक नाम आपने ज़रूर देखा होगा और वो है ख्वाजा नजमुल हसन, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को बहुत सारे खूबसूरत प्रोग्राम्स दिए। ये डायरेक्टर प्रोग्राम्स भी रहे पाकिस्तान टेलीविज़न की और बहुत क्रेडिट है इनका कि इन्होंने हिस्ट्री को, आर्काइव्स को मेंटेन किया है। वो तमाम सुनहरे गीत जो कि ऑडियो में मौजूद थे, उनकी वीडियोस जो हैं वो इनकी रिकॉर्डिंग की सूरत में पाकिस्तान टेलीविज़न के पास आई, जो कि अब एक कीमती ख़जाना है। तो आज हम उनसे मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर ख्वाजा साहब? और मेरे तो उस्तादों में से भी है, मेरा तो ऑडिशन भी इन्होंने। जी ऑडिशन नहीं, आप उस वक्त मेडिकल स्टूडेंट होती थी, ऑडिशन के लिए आई थी, मैंने कहा कल से आ जाओ। हमारा तो ये तरीका होता था, चेहरा देख के चलते हुए जो आता है ना, उससे 1 मिनट पता चल जाता है। ख्वाजा साहब, आपके अंदर ना एक बड़ी निफासत रही। ख़वातीन के ड्रेसेस होते थे तो ख्वाजा साहब बता देते थे कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। और एक जिसे कहने चाहिए ना, एक आर्टिस्टिक मिजाज शुरू से, तो ये बचपन से ही था या ये डेवलप हुआ? नहीं, बचपन से था। देखिए स्कूल में मैं आपको बताऊं, हमारा बड़ा सेकुलर सा था कैथेड्रल स्कूल। पारसी मेरे साथ बैठता था, इधर क्रिश्चियन था, उधर हिंदू थे, तो हमें कभी पता ही नहीं लगा था। वो हमेशा कोई ना कोई जिसका भी इवेंट आता था, नवरोज़ आ गया पारसियों को, वो मनाया जाता था, क्रिसमस, ईद होती थी, दिवाली जी। तो वो बचपन ही बहुत ही अच्छा गुजरा। वो ज़माना भी 60s का बहुत अच्छा था। आई वॉज सो लकी। मेरे साथ थे उस्मान पीरज़ादा गवर्नमेंट कॉलेज में, अरशद महमूद ये जो कंपोज़र हैं, उसके बाद सलमान शाहिद जो खुर्शीद शाहिद के बेटे हैं, मतलब बहुत सारे आर्टिस्टिक मिजाज के लोग इकट्ठे थे। अच्छा, वो GCDC शोएब साहब उस वक्त वो ही वाज उसके प्रेसिडेंट होते थे और हर साल शो होता था ड्रामा, तो उसमें हम उनको असिस्ट किया करते थे। सारे असिस्ट करते थे या कभी आपने एक्ट भी किया? नहीं, बिहाइंड द कैमरा। अच्छा, उन्हें पता था कि ये इसको मैंने आगे जाके डायरेक्टर बनाना है, तो शुरू से मुझे कहते तू कैमरे दे पीछे। अच्छा, अक्रॉस द रोड नैयरा नूर पढ़ती थी NCA में, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। अरशद गिटार बजाते थे। अच्छा, अब वी यूज्ड टू क्रॉस द रोड, गवर्नमेंट कॉलेज क्रॉस करके NCA गए, वहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड का दरख्त है, उसके नीचे अरशद गिटार बजाता था, नैयरा बेगम अख्तर के गाने गाया करती थी। अच्छा, आपकी तो उस जमाने से शनासाई थी, लेट 60s, जब अभी नैयरा नूर सेलिब्रिटी भी नहीं, अभी हाँ जी, वो टाल मटोल अभी शुरू नहीं किया था हाशमी साहब ने, अब इसके बाद करेंगे वो अक्कड़ बक्कड़ बच्चों का जो सेसमी स्ट्रीट पे किया था ना। उसके बाद फिर हमारी दोस्ती बहुत बड़ी। फिर उन्होंने सच गप शुरू किया। सच गप जो था वो उस वक्त आखिरी लम्हे पे जब मैंने आके इनके साथ ज्वाइन किया था, तो आखिरी था वो POWs पे था, और उसमें बेगम आतिफ, मिसेस आतिफ हमारे जो थे ब्रिगेडियर आतिफ, उनकी बेगम थी, वो POW थे, तो ये हमने उनको उसमें प्रोग्राम में बुलाया हुआ था। तो उसमें नैयरा ने एक फैज़ साहब ने स्पेशली लिखा था, किधरे ना पैंदियाँ दस्सां वे परदेसिया तेरियाँ। अच्छा, उसमें शाम उडीका, फजर उडीका, आँखें ते सारी उम्र उडीका, आंड गवांडी दीवे बल दे रब्बा साडा चानन कर दे। एक सिपाही की बीवी ये कह रही है। तो जब नैयरा ने गाया ना, तो बेगम आतिफ जो थी ब्रिगेडियर, उनकी बेगम, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। इतना अच्छा, और एक सिपाही की, एक बीवी की एक दर्द भरी वो, हाँ, एक प्ली, तो वो बड़ा अच्छा गुजरा। फिर टाल मटोल शुरू हुआ, तो वो मुझे एज डायरेक्टर उसमें रखा एक दिन। अच्छा, आपने खुद सोचा था टेलीविजन के डायरेक्टर बनने के अलावा कुछ और? नहीं, मुझे हाशमी साहब ने मौका ही नहीं दिया। शोएब साहब हमारे ऐसे गुरु थे कि उनके जाना है तो टेलीविजन इकट्ठे जावांगे सारे। और ख्वाजा साहब ये भी बताइएगा, हमने अब और भी सेगमेंट्स आपके साथ करने हैं, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत सी बहनों के एक ही भाई हैं, जहाँ तक अब मैं नहीं 3 भाई हैं। 3 भाई? अच्छा जी, 3 भाई। तो बहनों के साथ जो पढ़ने भरने का एक वो एक्सपीरियंस, देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरी जो बाजी थी ना बड़ी, शी वॉज लाइक अ मदर। और बचपन में जो एजुकेशन इनकलकेट करना होता है ना, लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, मेरी बर्थडे पे ना 8वीं सालगिरह पे शी ब्रॉट मी दैट बुक। मैं भी आपको वो किताब दिखाऊंगा, उसमें 1 पेज की कहानी है, हैमलेट, मैकबेथ, ये सारे बचपन से मैंने पढ़ाई। शेक्सपियर को आपने बचपन से ही पढ़ लिया? अच्छा, वेरी गुड। क्लास में 8 साल। और ये सुर कहाँ से अंदर आया? सुर आया मेरा नैयरा, शायरी,
अरशद महमूद गिटार बजाते थे। तो कॉलेज के ज़माने से सुर तो आ चुका था। अरे शरारती थे आप? जी बहुत ज़्यादा। हम इतने होते थे कि वो तंग आ जाते थे कई दफ़ा। हाशमी से बकवास बंद करो। और लड़कियों को छेड़छाड़ भी कभी की हो? देखिए सारी तो हमारे साथ होती थी। ये जो लड़कियां थी ये दे वर लाइक बॉयज़। मतलब ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ, सलीमा हो गई, समीना हो गई, निवी हो गई, हम लोगों का बहुत अच्छा वक्त गुजरा टेलीविज़न में, सीढ़ियों पे बैठ के। जिस तरह मुनीज़ा हाशमी, अच्छा पहला दिन अभी आगे चल के बताएंगे कि पहले दिन मैंने टीवी जब ज्वाइन किया तो मैं किसके मत्थे लगा, वो मुनीज़ा हाशमी थी और वो कर रही थी सच गप का आखिरी एपिसोड। तो मैं चढ़ा सीढ़ियों से, तो शुएब साहब ने कहा ए नजम आया है, ए नमा तेरे नाल तेन असिस्ट करेगा। मैंने मैडम से एक दिन पूछा, मैंने कहा ये बताइए कि अब तो आजकल हैरेसमेंट, मेल हैरेसमेंट होता है हर महकमे में, कोई ना कोई लड़की शिकायत, तो आप लोग सारी, आप भी थी, नवीद भी थी, सलीमा भी थी, उसके बाद गजाला रहमान हमारी डिज़ाइनर होती थी, अच्छा उसके बाद और बेशुमार, कमल नसीर थी, अच्छा राना शेरवानी थी, ये जो मैं नाम आपको ले रहा हूँ, सारा काज़मी थी। अच्छा तो वो कहती है कि हमें शटअप कॉल देनी आती थी। अगर कोई ऐसा, हाँ कोई ऐसी बात या फिक्रा कहे ना तो हम रोती भी जीएम के पास ही, हमें उसको चपेड़ मारनी हमें आती। ये मैडम अगर कह रही हैं, अगर मुनीज़ा हाशमी, तो कितना सच होगा इस बात में। सायरा काज़मी झाड़ू देती थी, रात को 12 से 6 बजे तक उसका होता था, प्ले कर रही होती थी। दे वर लाइक मैन। हमने तो उनमें कोई, अच्छा वो उनको सलूट मारते थे जो लाइटमैन, और क्या ओ आगे बेगम साहिबा, बेगम साहिबा कहने को बाऊजी, बाऊजी कहते थे सायरा को। अच्छा उन्होंने पोनीटेल कस के करके और एंड में ना झाड़ू, क्योंकि वो सिगरेट पी रहे होते थे, ड्रामा करती थी ना, तो झाड़ू देते। जेनरेटर तो होता नहीं था रात के 12 बजे, तो अक्सर आर्टिस्ट कहते थे, कवि वगैरह, लाओ सायरा, उसने कहा नहीं ये मेरा काम है, प्लीज़ आप जाके बैठ। झाड़ू वो खुद लगाती थी, फिर उसका पैनल बैठ के, यानी ये हाल है हमारे। कितना अच्छा वक्त मैं बता रहा हूँ। हाँ, और यही वो सीक्रेट है शायद जिसकी वजह से हमें इतने मयारी ड्रामे प्रोग्राम्स जो है वो देखने को मिले। हम कंटिन्यू करेंगे ख्वाजा साहब, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा अब हमने टूटी हुई गाड़ी, उस वक्त भी वैसी वही हाल था हमारी ट्रांसपोर्ट का, लाल रंग की छकड़ा गाड़ी। मैडम ने कहा था 11 से पहले ना आना रात को, क्योंकि मेरा गाना है। तो उस ज़माने में मैडम सारे पंजाबी के जितने गाने, लुड्डी है जमालो, जितने अंजुमन के आप गाने सोचें, वो मैडम उस वक्त गा रही थी। अच्छा मैं घर गया तो बड़ी देर के बाद हम बैठे रहे, उधर बाबा जी उनके जो उस्ताद हैं वो उस वक्त वहीं पे थे और वो बजा रहे थे। अच्छा मैडम का ये फरमान था और मन्नू भाई को कि जो टाइम हो वो राग बजता रहे, इस घर में म्यूजिक ख़त्म नहीं होगा। अच्छा। जिस दिन म्यूजिक बंद हो गया समझो मैं मर गई। अच्छा मैडम का रियाज का और स्टाइल होता था। अब अगर वो एमन राग, शाम का ये टाइम है, एमन बज रहा है, तो अपना वो मेकअप भी कर रही होती, साथ साथ रियाज कर रही होती थी। इधर से नीचे से उनको आवाज़ जा रही होती थी म्यूजिशंस की, इंस्ट्रूमेंटल, वो तो इंस्ट्रूमेंटल बजाएंगे ना, उस पर मैडम अपने राग, अपने गायकी होगी। तो 11 बजे हम, मैं और फ़ारूक बैठे रहे, चाय भी आ गई, ट्रॉली भी आ गई, सब कुछ आ गया। तो उसके बाद हमें हमिंग, वही फरीदा जी वाला स्टाइल, चाबियाँ घुमाती हुई, हमिंग करती हुई नीचे। शी लुक लाइक अ प्रिंसेस, शी सैट, इट वाज लाइक अ थ्रोन, जिस तरह होता है ना थ्रोन लाइक चेयर, उस पर अपने वहाँ के बैठी। अच्छा पाजेबे उन्होंने पहनी हुई और डायमंड्स और वाइट। अच्छा सारा कमरा जो था ना जगमग हो गया। और फिर उन्होंने ना यूं करके पाँव से ना वो बीट दे रही थी और साथ साथ मतलब अंदर हमिंग ज़हन में वो गा रही होंगी। तो कहती जी कैसे आए? मैंने कहा जी मैडम मैं, कहती हाँ मैं आपसे मिली हुई हूँ फरीदा खानम के घर पे, आपकी बड़ी तारीफ़ वो करती है। अच्छा अब वो मैडम मुझे गौर से, जिस तरह आप देख रही ना वो मुझे देख रही है। अब मैं बताता गया क्या होगा। मैंने कहा जी तरन्नुम होगा, उसमें 4 गाने होंगे, 2 गज़लें होंगी नई। कहती 2 गज़लें कौन सी? मैंने कहा जी नज़र हुसैन करेंगे, नई गज़ल, ये भी बड़ा अच्छा है। अच्छा फिर और बाकी के 2? मैंने कहा जी एक उर्दू का आपका फिल्मी गाना होगा, एक पंजाबी का आपका जो आजकल आप गा रही हैं। तो कहती हैं तोरमे क्यों? तोरमे का मतलब होता है कि कैश क्या दोगे। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ले गया था, तो मैंने, मुझ में एक 6th सेंस अल्लाह ताला ने दी, आई एम बीइंग अ स्कॉर्पियो। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में पकड़ाया। तो कहती 3000 रुपया? यदि तेरी लिपस्टिक भी नहीं आती ख्वाजा जी की कर दे पे। मैं तो 18,000 ले रही हूँ आजकल, आपको पता है मैं पंजाबी गाने गा रही हूँ और 6 गानों के एडवांस लेती हूँ। और अगर कोई गाना कंपोज़र मिस कर जाए, यानी उससे कैंसिल हो जाए, तो 18 लाएगा तो फिर मैं गाऊँगी। अच्छा अब इस असना में मैंने उन्होंने देखा, कागज़ रख दिया इधर कॉन्ट्रैक्ट। तो कहती हैं कि कब होगा ये? मैंने कहा जी ये अक्टूबर से लॉन्च कर रहे हैं। तो कहती मगर एक मेरी शर्त है। अब मान गई वो।
उन्होंने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। इट वाज लाइक विनिंग अ लॉटरी, मुझे लगता था मेरी लॉटरी निकल आई। अच्छा मैं अब बड़ा खुश। तो कहती हैं कि एक शर्त है मेरी। मैंने कहा जी मेरी अगर शक्ल अच्छी ना आई तो मैं सेट छोड़ के चली जाऊँगी। ओह माय गॉड। अच्छा, और मगर मैं टेस्ट टेक करने आऊँगी अगले हफ्ते। मान गए। अच्छा अब हम गए, उस दिन आ गई एक हफ्ते के बाद। अब वो खड़ी हो गई, सेट मेकअप अपना खुद करती थी, सब कुछ तैयारी खुद करती, सब कुछ। सिर्फ वो वीआईपी जो मेकअप है उसमें वो चली जाती थी और उसके बाद वो बन ठन के बाहर निकलती थी। अब वो आ गई। उस ज़माने में कलर आ चुका हुआ था, 81 बहुत बड़ा मॉनिटर लगा हुआ था। उन्होंने मॉनिटर अपनी तरफ खींचा और छोटी सी एक अस्ताई वो गाई। अच्छा अब ऊपर से मैं हेडफोन कंट्रोल रूम से देख रहा था कि उनका चेहरा नागवार था, गुस्सा। तो मैं नीचे उतरा तो उन्होंने मुझे देखा तो कहती आपकी टीम किधर है, कैमरामैन। वो आ गए, सारे खड़े हो गए यूँ। कहती मुझे पता है आप जिसके भी हैं अपना शागिर्द सारे के सारे, तो वो मेरे 3rd असिस्टेंट हुआ करते थे शानूर स्टूडियो में जो आपके बॉस हैं। अच्छा अब ये बताइए मैं अपने बारे में आपको यहीं पे खड़े खड़े बता दूं, वो हिली नहीं उस जगह से जहाँ लाइट होनी थी। आपने ये लाइटिंग की है। अच्छा बहरहाल मैं अपने बारे में पहले ये बताती हूँ कि मैं वो एक्ट्रेस हूँ जिसने के नौशाद साहब के साथ गाया एज सिंगर अनमोल घड़ी में। मैं महबूब खान के साथ जिसने अनमोल घड़ी बनाई, जिसने अंदाज बनाई, जिसने मदर इंडिया बनाई, मैं उस फिल्म की हीरोइन थी। मैं उस फिल्म की हीरोइन हूँ जिसके जो थे कैमरामैन वो थे फरीदुन ईरानी, पारसी, पहला पारसी कैमरामैन। मुझे बेवकूफ़ कौन बना सकता है। ये आपने लाइटिंग की है। आप देखिए मेरी डबल चिन है, वो तो मैं कर लूँगी अपना, अभी टाइम है मेरे पास जाके, मगर ये यहाँ से मुझे अब खड़ी होकर इंस्ट्रक्शन देनी, ये बांडोर बंद करें जी, यहाँ शेड दे मेरे चिन के नीचे। अच्छा वो सारे एक्टिव हो गए, यहाँ चिन गायब हो गई, डबल चिन गायब। अच्छा उसके बाद कहती हैं अब ये सिर्फ एक लाइट हो मेरी साड़ी पे, एक बड़ा वो नहीं होता बैंक सफ़ेद, पीछे यहाँ मेरे ऊपर और ऊंचा करें और सिर्फ हाईलाइट करें मेरे बालों को। अच्छा वो भी हो गया, फेस लाइट भी होगी। अब एक लाइट ख्वाजा साहब बेबी लाइट हो जो सिर्फ मेरी आईज, नहीं आँखों पे। अच्छा तो मैंने कहा जी वो क्यों? कहती ख्वाजा साहब इस वक्त मेरे दिल में गुस्सा इतना था, आपका बड़े दिल कर रहा था गालियाँ भी दूँ, मगर मैं आपको पता नहीं लगा क्योंकि वो दिल में मेरी रह गई हैं। अगर आप मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करें ना तो वो रूह की गहराइयों तक जाती, विच मीन्स आईज आर इंडेक्स टू द सोल। तो अगर मेरे मुर्दी आंखें होंगी और वो लाइट नहीं पड़ेगी तो लोग कहेंगे क्यों बुला लिया नूरजहां को खामखाई। रोशनी आएगी तो पता लगेगा ना आंखें क्या कमाल करती हैं। वो इसलिए भी मुझे उस दिन उनको याद है जिस दिन वो गाना गाने लगी ना, वो वाला अपना चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, आखिरी उसकी लाइन आई ना तो मुझे कहती है नजम ज़रा सा ये आखिरी लाइन दोबारा से क्लोजअप में कर। मैंने कहा जी अच्छा। अब मुझे पता था उन्होंने बेबी लाइट पे आंखें देनी है और पूरा, उन्होंने जल्दी से गई, मैं ऊपर से देख रहा था, अंधेरे में जाकर उन्होंने ग्लिसरीन डाली, आ गई। अच्छा अब ये है ना फेस लाइट, तो इन्होंने यहाँ से शुरू किया, चलो अच्छा हुआ तुम। अब ये लाइट आई ना तो इन्होंने आइस पूरी झपकाई नहीं, आंखों को ग्लिसरीन तो अगर टपकाएं तो आंसू निकल आएंगे नहीं, वो भरी भरी सी जो आईज है ना उन्होंने वही रखी और लोग कहें यार नूरजहां रोई पहली दफा। हाँ। अब इतनी बड़ी गुरु अगर मुझे मिल जाए और मुझे बता, उसने कहा मैं आपको सिखाऊंगी म्यूजिक। वाह। अच्छा लेकिन यहाँ से शुरू हुआ, मैंने नाजिया ज़ुहैब को भी आपकी दोस्ती गर्मीदा देखा है, एंड तक रोते देखा है आपको नाजिया की वफात पे। उस दिन वो ये हुआ कि हमारा टेलीविजन का हो रहा था, वो थी मेरे ख्याल एनिवर्सरी थी, बाहर हम कर रहे थे तो उस वक्त फरिया परवेज़ गा रही थी। आप मुझे याद है आप भी थी उस शो में, लाइव बाहर हमने किया हुआ था। वो था 13 की रात को, तो उधर से मुझे फरिया की हेडफोन पे आई कि नाजिया चली गई। मैंने कहा रोक दो। अच्छा उसके बाद मैं आया हूँ उतर के और उसकी डेथ हो गई। उससे पहले नाजिया और ज़ुहैब, मैं प्रोग्राम आपको याद होगा सुनहरी यादें, वो मेरे पास दोनों। अच्छा अब नाजिया कहती है साहब मैं बड़ी बीमार भी थी, अब मैं ठीक हो गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि लॉ पे प्रोग्राम करूँ और वुमेन इन लॉ में जो ख़वातीन के साथ होते हैं इस किस्म की, वो उस पर मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोग्राम करूँ। और इससे भी आपसे बेहतर कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि 89 जब मैंने सिल्वर जुबली शो किया है उसमें नाजिया ज़ुहैब ने ख़ास तौर पे, उनकी वालदा ने, मुनीज़ा बसीर उनकी वालदा, उन्होंने कहा था नजम मेरी बेटी और उसको तुमने इस प्रोग्राम में ज़रूर लेके आना, क्योंकि इसी प्रोग्राम में रूना लैला भी आई हुई थी, शहनाज बेगम भी आई हुई थी, अच्छा फिरदौसी बेगम भी, फरीदा खानम भी थी, मुसरत नज़ीर भी थी, ये नाहिद अख्तर, देखो कितने नाम थे, और फरीदा जी भी थी।
उसमें उन्होंने आके पहली मरतबा मेरे साथ। अच्छा ख्वाजा साहब, आप लोग आर्टिस्ट, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, आप बुलाते थे सब आ जाते थे। अब पाकिस्तान टेलीविजन अगर बुलाए भी तो बहुत सारे लोग आने के लिए तैयार नहीं होते, ये ऐसा क्यों है? ऐसा मैंने अभी किया, देखिए मुझे कहा ईद पे, मैंने अभी टरू का जो ईद का तीसरा दिन था, पीटीवी का ही प्रोग्राम था, लकीली वो मेरी किस्मत अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी दी हुई। मैंने पहले ज़ेबा से बात की, तो ज़ेबा का उन्हें ज़रा सा प्रॉब्लम था, पेस मेकर उन्होंने लगवाना था। शबनम आई हुई थी फैसलाबाद। अच्छा मैंने कॉल किया, मैंने कहा शबनम कहाँ हो? कहती मैं फैसलाबाद। मैंने कहा मैं गाड़ी पे आ रहा हूँ तुम्हें लेने। आई जस्ट पिक्ड हर अप, I brought her to center, I recorded her, I just dropped her back and the program went on air। अभी ये ईद पे ये चला है। अब आप देखें, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आर्टिस्ट आने को? तो इसका मतलब आप में ऐसी क्या खूबी है ना कि फिर सारे मैंने इनके साथ काम बहुत अच्छा किया। ठीक है, देखिए जब मैं काम करता हूँ ना, फिर मेरे लिए कोई वो नहीं, जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा था, अभी पिछले साल मैंने जो फैज साहब का एनिवर्सरी थी उसमें ताहिरा सैयद गा रही थी, तो कहती है नजम, ये भी आपने किताब देखी ना, उसने क्या लिखा है इसमें, फ्रेंड्स फॉरएवर। तो मुझे कहती है नजम हमें 45 साल हो गए काम करते हुए, इतना तो आशा और गुलजार ने नहीं काम किया जितना तुमने और मैंने इकट्ठे काम किया। वैसे ये वाकई बात, अब जिस तरह तुम आज मेरी स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ रही थी, आज तुम और मैं देखो कितने सालों के बाद बैठे हैं यहाँ पे, हमें नहीं महसूस हो रहा मैं कितना खुल के तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट टेलीविजन, और मैं ऐसे दिन, यानी मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ये ना कहो कि टेलीविजन उस दिन पुराना था, ये अभी मैंने ये भी रमज़ान में मैंने रिकॉर्ड किया। बिल्कुल सही। सो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बातचीत को, लेकिन ख्वाजा साहब जो हैं, जैसे आपको अंदाज़ा ही हो रहा है कि ये अपने अंदर एक पूरी हिस्ट्री है, एक पूरी तारीख है, ना सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन की बल्कि बहुत सारे नामवर आर्टिस्टों की। विल कंटिन्यू, लेकिन ख्वाजा साहब मेरा ख्याल है कि घर वालों से भी मिलना चाहिए। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया। तो हम लेंगे फिर एक ब्रेक और उसके बाद मुलाकात होगी ख्वाजा साहब के अहले खाना से भी। वेलकम बैक। ख्वाजा नजमुल हसन से आज हमारी मुलाकात हो रही है, और आपको बताया था ब्रेक से पहले कि हम उनके अहले खाना से भी मिलेंगे। फरस साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। हाँ बिल्कुल वैसी की वैसी ही है माशाल्लाह। रियली थैंक यू सो मच। काफी टाइम पहले बल्कि देखा था। इसका सीक्रेट क्या है? कुछ भी नहीं, आई थिंक यू शुड कीप योरसेल्फ बिजी मेंटली एंड फिजिकली एंड दैट्स इट। और ख्वाजा साहब जो हैं वो आपको तंग करते हैं ज्यादा या? नहीं तंग नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज में बहुत फंसी भी नहीं है, जो जैसा है उसमें खुश रहते हैं। और आप तो खुद इतना अच्छा ड्रेस सेंस रखती हैं माशाल्लाह से। अभी बता भी रहे थे ख्वाजा साहब, दोबारा याद करा रहे थे कि तानसेन की वार्डरोब्स एंड ड्रेसेस जो हैं वो आपने किए, मगर ख्वाजा साहब बहुत रोक टोक करते थे जब सेट पे हम लोग होते थे, ये नहीं पहनना ही। पता आप लोगों को रोक टोक करती क्योंकि आप काम नहीं ठीक करते हो। अभी आप खुद ही कह रही थी और मैंने कहा नहीं, अब 20-21 कपड़ों का रंग ठीक नहीं। नहीं, लोग मुझसे आके शिकायत अक्सर करते थे, अल्लाह ख्वाजा साहब बहुत डांटते हैं। तो मैं कहती थी कि भाई आप लोग काम ठीक से कर लिया करो, क्योंकि नजम इज़ वेरी पर्टिकुलर एंड पंक्चुअल अबाउट थिंग्स ना, तो अगर आप उनके मुताबिक चलोगे तो डांट नहीं खाओगे फिर आप। मैं बताता चलूँ कि फ़रत ने पूरा कॉस्ट्यूम ज़ेबा बख्तियार के बड़े एथनिक ड्रेसेस थे। उस ज़माने में वेजिटेबल कलर्स का बड़ा रुझान होता था, क्योंकि कहानी थी अकबर के कोट की। हाँ, तो टोपियाँ जो आसिफ की बनाई ना इन्होंने, सिर्फ वो उसमें मिनिएचर्स जो थी ना उसको क्लोजअप करके फिर एग्जैक्टली उसी तरह। इतना मुश्किल काम था, एक दिन लगता था पूरा बनाने में। शाम को जाती थी उसकी शूटिंग करके, आके कहते थे इसकी शक्ल बदल दो, उफ, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए नई शक्ल दो, नया उसका शेप दो, नई उसके ऊपर। यही वजह है कि आपने बस एक ही उसमें इनके साथ काम किया, उसके बाद वो आपको तस्वीरें मैं दूंगा सारी, ठीक है ना, आपको अंदाजा हो जाएगा। I'll just send you the pictures. We have seen the drama, हमें मालूम है उसका ग्रैंड, उसका क्या मतलब एक वो ज़ेबा का जो पहला ही सीन है, आया सावन आया, जो गाने में जब ओपनिंग की है वो सारा था। फिर बच्चों का, बल्कि पहले दिन शी सेड के देखो बात सुनो, मेरी मैथ्स बहुत अच्छा है, मेरी अंग्रेज़ी भी मैंने टॉप किया हुआ है, तो लिहाजा लेट मी हैंडल देम। मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा पता क्या होता था, शी यूज्ड टू गो अक्रॉस द रोड, हमारा F72 कॉलेज, वुमेंस कॉलेज, वहाँ पे पढ़ाती थी। 11 बजे ये वापस आती थी, इसको बच्चों को फीड करना। उसके बाद फिर मैं 1 बजे, मैंने शुएब मंसूर से कहा था, मैं कहा देखो शुएब, मॉर्निंग सेशंस तुम लो, एकेडमी में थे हम और राना से, आफ्टरनून सेशंस मैं ले लिया करूँगा। ही वॉज वेरी काइंड इनफ, हम क्योंकि एक ही कमरे में 10 साल इकट्ठे रहे, मैं और शुएब और राना। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत नजम की कंट्रीब्यूशन थी इसमें, कि जब मैं जाती थी तो नजम वुड लुक आफ्टर द बेबी जमाल, और फिर मैं आती थी, फिर ये जाते थे ऑफिस। अच्छा मुझे याद है, ये आज से कुछ 10-15 साल पहले की बात है,
भरा हुआ था पूरा इनका GM रूम, उस वक्त ही जनरल मैनेजर, और ख़वातीन बैठी हुई थी हर किस्म की मीडिया की, हमारी ग्लैमरस ख़वातीन, और उनके बीच में ही आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे, इतनी तारीफ कर रहे थे कि मैं आपसे मिलना चाहती थी। हाँ, कि मेरी बेगम की ऐसी है और नहीं, मैंने कभी किसी शौहर को अपनी बेगम की इतनी तारीफ करके उसके बाद से अब तक भी नहीं सुना। अच्छा, मेरी बहू भी वैसी है, शी इज सो गुड, उनसे भी आप पूछें। ये हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, बिकॉज आई नेवर हैड एनी डॉटर, तो अल्लाह मियां ने मुझे इसको भी दिया, और माशाल्लाह 3 ग्रैंड डॉटर्स भी मेरी बेटी है। सारे माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारे से बच्चे हैं मेरे ख्याल है। हाँ महीन, कितने डिमांडिंग कमांडिंग ससुर हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे लगता है मैं बहुत डिमांडिंग हूँ इन लोगों के सामने। मतलब फॉर मी दे माय सेकंड पेरेंट्स, तो जितना मैं अपने पेरेंट्स को तंग करती हूँ ऑलमोस्ट उतना ही इन लोगों को तंग करती हूँ। अच्छा, एक बात सीरियसली बताइएगा, ख्वाजा साहब का इतना एक्सपीरियंस है म्यूजिक में, शादी के उस पे वो जो मेहंदी के गाने और बारात के, और ये उसमें ख्वाजा साहब को कितना ये नहीं अच्छी लग रही, ये चीज़ अच्छी है, ये कितना इनका इनपुट था? नहीं मैं बैग में, क्योंकि सारा माहीन ने और फरत ने संभाला, बतौर इनकी अम्मी ने। मेरी अपनी फैमिली को डांस और म्यूजिक का बहुत शौक है, तो अंकल वाज सैटिस्फाइड कि मेहंदी इज अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट। ओके, अच्छा, कितना इनके टेस्ट का पे पूरा उतरना मुश्किल होता है माहीन? हमारे साथ तो अंकल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कभी भी, मतलब मुझे नहीं याद अंकल या आंटी ने मुझे कहा ये चीज़ नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैसे नहीं होनी, मूड खराब हो गया हो, शाउट कर रहे हो? नहीं, बहुत इतने ट्रैवल किया हमने, मरी और नथिया गली, हम सारे एक ही गाड़ी में बैठ के जाते हैं, और वहाँ पे स्टे भी किया 3-3 दिन, बड़ा ही मज़ा आया। आपको कैसा लगता है फैज़ साहिबा, जो पाकिस्तान में अभी कह रही थी, पाकिस्तान टेलीविज़न के पास जो आर्काइव है, जो कि एक बहुत बड़ा एसेट होता है किसी भी चैनल का भी, नेशन का भी, विजुअल रिकॉर्डिंग उन गानों की जो कि मैडम ने पहले से भी गाए हुए थे, और फिर नए भी बहुत सारे, सिर्फ मैडम नहीं बल्कि और बहुत सारे, तो आपके हस्बैंड को इसका क्रेडिट जाता है। बिल्कुल। हाउ यू फील अबाउट इट? No, I feel very good. I feel very good, and he's very talented in this respect. बच्चों का क्या? He's visually very. घर आते थे सारे सिंगर्स, नैयरा यूज्ड टू स्टे देयर, सायरा काज़मी हमारे पास आके, टीना सानी, फरियाल गौहर, जब हम आसिफ रजा मीर, जब मैं तानसेन करा तो सारे हमारे उस घर में आके ठहरा करते थे। अच्छा, हाउ कम के बच्चे नहीं इस तरफ राग़िब हुए? उन्होंने नहीं कहा? जो मेरा बड़ा बेटा था ना, उसको था कि मेरा दोस्त है एक, वो तो ड्रामे में आ रहा है, तो मुझे कहता है कि तुम्हारे तो फादर तो ऑलरेडी प्रोडक्शंस में, तुम क्यों नहीं आते ड्रामे में? तो वो आ गया मेरे पास कहने, तो कहते खबरदार, बिल्कुल भी नहीं। क्यों वजह से? वैसे एक्चुअली इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग बहुत था। कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक बच्चे बस रिकॉर्डिंग में ही लगे रहते हैं, और फिर पढ़ाई में उनका जरा थोड़ा सा हर्ज हो जाता है। आपको शुरू से था कि बच्चों ने पढ़ना और क्या करना है, ये तय था? नहीं, वो उन्होंने नहीं, खुद डिसाइड किया। और शादी के मामले में कितना आपका? देखें, आप माहिन से पूछे ना, दोनों 5 साल इकट्ठे पढ़ते रहे, और वो भी मिलिट्री कॉलेज सिग्नल्स में। इनके नाना भी वहीं, दादा भी वहीं पढ़ते थे, इनके वालिद भी, ये 3rd जनरेशन है जो मिलिट्री कॉलेज में पढ़ी थी। अच्छा माहीन, आपको आपके हस्बैंड ने कैसे इंट्रोड्यूस कराया था? गायबाना तारुफ क्या था वालिद के बारे में, सास के बारे में? कैसे हैं मेरे पेरेंट्स, उनसे ऐसे मिलना होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक क्योंकि मैं खुद भी बड़ी एक डराया तो नहीं, डराया तो बिल्कुल भी नहीं। और आंटी तो आती भी थी जमाल को कभी पिक करने कॉलेज से, तो हाय हेलो हमारी होती थी। और माय फादर वंस मेट अंकल अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, एंड बस इट जस्ट सो हैपेंड कि हम ही डिडंट नो कि ये बाद में एक रिश्ता बन जाएगा। उन लोगों का अपना कोई प्रोजेक्ट था आई थिंक। और लेकिन कभी भी नहीं डराया, तो कभी भी नहीं, बल्कि ऑलवेज टोल्ड मी कि हम लोग को इतना मतलब फ्री हैंड दिया हुआ है एट एवरीथिंग हमारे पेरेंट्स ने। और वही मिल के भी कभी ऐसा नहीं लगा हम लोग, बल्कि हमारी तो एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी, तो हमारी आपस में मुलाकात रहती थी। तो अच्छा, अब मैं आपकी इजाज़त हो तो आपके ये जो ग्रैंड डॉटर्स हैं इनसे बात भी करना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अलीशा। ओके, आपका? मेरा नाम है ज़ैना। ज़ैना, वेरी गुड। हु इज़ द फेवरेट दादा की? मैं अलीशा,